हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने रूबी के कुछ बेसिक्स देखे थे कि इंटरेक्टिव मोड में रूबी को कैसे रन करना है, और हमने कुछ डिस्कस किया था कि रूबी में क्लासेस, रूबी में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और डिफरेंस देखा था कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के बीच में। और ये भी जाना था कि रूबी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ इंटरप्रेटेड कम्प्लीटली, एंड ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू रन टाइम पे असाइन होती है। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि रूबी में हम मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि रूबी में मेथड्स होती क्या है। सो मेथड्स हमें सिर्फ रूबी के कंटेक्स्ट में नहीं देखना है, यहाँ पे हमें मेथड्स देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में मेथड होती क्या है। सो अगर आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस में या जावा में कभी कोई प्रोग्रामिंग की हो तो methods are only functions which we know in other programming languages। जावास्क्रिप्ट में जैसे फंक्शन होते हैं, सी में जैसे फंक्शन होते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हम मेथड्स बोलते हैं। और यही वो मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिसाइड करते हैं या बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं कि अ, ये ऑब्जेक्ट इस मेथड के थ्रू क्या परफॉर्म करने वाला है, या ये मेथड क्या, इस मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्या बिहेव करने वाला है। तो मेथड्स आर जस्ट द वे टू इम्प्लीमेंट बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स जूम द स्क्रीन and then we will go practically for this topic. So it's the definition of Ruby method, that a method in Ruby is a set of expression that returns a value. With methods one can organize their code into subordinates, subroutines that can be easily invoked from other areas of their program। यहाँ पे ये जो लाइन है, दैट कैन बी इजीली इन्वोक्ड फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ देयर प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि फंक्शन कॉल, उस फंक्शन को इन्वोक करना। लाइक जैसे मेथड को हम फंक्शंस की तरह रिप्लेस कर रहे हैं कि जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन होते हैं वैसे रूबी मेथड होती है। तो जैसे हम बाकी लैंग्वेज में फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेथड इन्वोकेशन के थ्रू। सो व्हेन यू आर इन्वोकिंग ए मेथड इट सिंपली यू आर कॉलिंग अ फंक्शन, और आप इसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो। लाइक एक मेथड के अंदर आप एक मेथड को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप एक मेथड को किसी और मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो। सो आप इस तरीके से मेथड कॉल कर सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे लिखा है कि अदर लैंग्वेजेस समटाइम रेफर टू दिस एज अ फंक्शन। ओके, सो अ मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ क्लास और सेपरेटली। मतलब कि मेथड को हमेशा क्लास के अंदर ही डिफाइन करें या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही इन्वोक करें, ये हमेशा जरूरी नहीं होता। आप मेथड को क्लास से बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, और क्लास के अलावा एक क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। बट जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जाएंगे, या जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में प्रैक्टिस करेंगे रूबी को, तब हमें मेथड्स को क्लास के अंदर ही डिफाइन करना होगा। क्योंकि एक्चुअली मेथड्स हम कॉल किससे करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेथड्स को हम बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब बिहेवियर उसके अंदर अगर हमें दिखाना है तो हम किसका बिहेवियर दिखाएंगे? ऑब्वियसली वी विल शो द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो व्हेन वी create classes, when we will see that how we should create classes in Ruby, then we will define the method inside the class only। And here is the example syntax of the simple method। like रूबी में मेथड स्टार्ट होगी इस डेफ कीवर्ड के साथ, और ये जो प्रिंट हेलो है दिस इज द नेम ऑफ द मेथड। ओके, जैसे कि सी में हम लोग फंक्शन बनाते हैं void प्रिंट हेलो और फिर एक मेथड बॉडी बनाते हैं। सो दिस इज द मेथड नेम, दिस इज द स्टार्टिंग सिंटेक्स ऑफ मेथड, एंड दिस इज द सिंगल लाइन का स्टेटमेंट इनसाइड दिस मेथड। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन मेथड्स भी बना सकते हो, जैसा कि अभी हम हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखेंगे कि हम मल्टीपल लाइन मेथड कैसे बना सकते हैं। एंड दिस इज द where this is the place where your method ends। okay, so def print hello and puts welcome to the ruby world। so जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, I mean जब हम इस मेथड को इन्वोक करेंगे, when we do this method invocation, this message will be print on the your terminal screen or your console, whatever where you want to place this। so अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको देखते हैं कि हम इसको मेथड में कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्विच बैक टू द टर्मिनल, और यहाँ पे हम अब इसको IRB में भी बना सकते हैं। सो लेट्स पहले देख लेते हैं कि IRB में कैसे बनाएंगे हम इसको। डेफ IRB में हमने किया, डेफ इज द कीवर्ड, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रीन नेम। डेफ इट इज द मेथड नेम,
प्रिंट हेलो। यहाँ पे हमें वो लाइन लिखना है जो कि हमें इस मेथड को कॉल करने पर एग्जीक्यूट करानी है। सो लेट्स मेक इट पुट्स हे, सॉरी टाइपो मिस्टेक बहुत होती है मुझसे, हे वेलकम टू द रूबी वर्ल्ड। ओके, और ये हम यहाँ पर मेथड हमारी एंड हो गई। ओके, अब आप देख सकते हो कि इस मेथड में हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखा है, डेफ प्रिंट हेलो, विच इज दिस इज द कीवर्ड फॉर स्टार्टिंग मेथड, दिस इज द मेथड नेम, and this is the statement that I want to execute after calling this method or invoking this method, and this is the place where the method ends. So let's see. Now you can see this symbolic name of print hello. Now let's call this method. अब मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आप उसको किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हो तो डॉट नोटेशन में हम उसको कॉल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए डॉट प्रिंट हेलो। लेकिन सिंस द मेथड इज नॉट इनसाइड एनी क्लास, सो हमको इसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन्वोक करने की जरूरत नहीं। वी कैन डायरेक्टली इन्वोक दिस मेथड लाइक दिस प्रिंट हेलो। When you call this, you will see this output. Hey, welcome to the Ruby world. तो यहाँ पर आपने अपनी पहली मेथड बनाई और उसको एग्जीक्यूट की और उसका आउटपुट भी हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स डिफाइन मल्टी लाइन मेथड। ये एक सिंगल लाइन मेथड थी, अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक मल्टी लाइन मेथड। सो मल्टी लाइन मेथड के लिए हमको क्या कुछ नहीं करना है, बस मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट सम। कैलकुलेट सम, दो नंबर का, दो वेरिएबल्स का सम मैं यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिसाइन कर दिए, जैसे num1 equal to let's say string and another variable is num2 which is let's say 20, and now I just want to print the addition or sum of these two numbers. So let's say just puts num1 plus num2 and just end this method. Okay, now when you call this method, let's call this, this will print the value of num1 and num2 which is 30. Okay, so this is the single line method and this is the multi-line method. Okay, so multi-line methods have, this is the this block which calculate the sum of two variables. So अब हम इसको एक फाइल के थ्रू देखते हैं। सो दिस इज द आवर प्रैक्टिस इनसाइड द this is our practice inside the interactive mode Ruby. Now let's make a program in some text editor. So I'm quitting this. We will जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको IRB कमांड से, वैसे हम इसमें बाहर होंगे exit कमांड से। ओके, so first create a folder where you can organize your Ruby files. So let's make a folder first, mkdir and Ruby practice. Ruby practice will just folder name. Now let's to this directory cd Ruby practice। Ruby practice के अंदर हम लोग आ गए हैं और अब लेट्स SQL, ये कमांड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट ये कमांड सबके लिए नहीं होगी क्योंकि हो सकता है कई लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ ना करके विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हो या फिर किसी और टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हो, जी एडिट वगैरह कोई भी। सो आई एम नॉट फोर्सिंग दिस, बट या this is for Sublime only. So SQL space dot and your Sublime editor will be open here. So now let's create a file. Click on this folder, write a new file and then save it. Let's say it's methods.rb. rb is the extension. rb आपका एक्सटेंशन होगा जिसकी वजह से आप रूबी, जिसकी हेल्प से आप रूबी फाइल सेव करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे डॉट सी की हेल्प से हम सी फाइल्स को यूज कर सेव करते हैं, डॉट जावा
एक्सटेंशन के साथ हम लोग जावा फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, कि सेव करते हैं डॉट पी एच पी, ऐसे डॉट एच टी एम एल, डॉट सी एस एस, डॉट जे एस जावा स्क्रिप्ट के लिए, डॉट सी एस एस सी एस एस के लिए. So this is just the extension which will know that this is your Ruby file. So now let's make a, function here. Let's say def print hello. So in this method, I am just writing this command, puts hey, welcome to the Ruby world. Okay. Now let's save this file and switch back to your terminal and then run just Ruby and your file name, nothing else. Message dot methods dot rb. What was my file name is that Ruby inside Ruby practice folder. This is methods dot rb and let's execute this. Oh, this is not returning any output because I did not call this method at the end of the file. So I'm just calling this method print hello and now execute this file. You will see the output here like hey, welcome to the Ruby world. So this is the simple method. Okay, now there are two types of methods in every programming language, that first which takes the argument and second which takes no argument. Okay, so here is this is the method without any argument. Let's zoom the text a bit. Yeah, so now you can see that this print hello method takes no argument, so this will return just a simple message. And now let's write a method which takes some argument like def calculate sum, and I am assigning two arguments here, like let's say num1, num2. Okay, so this is the method which is taking two arguments, number one and number two. Okay, so let's say want to put here the sum of puts num1 plus num2. Now if I call this method as calculate sum, I need to pass two variables here. You can directly pass some values here like 20, or you can directly pass here 30. Okay, and either you can pass by storing these values first in some variables and then pass the variables, whatever you like. We will see that as well. Now let's execute this file. You can see here first this will return the hey, welcome to the Ruby world, which is the output of calling this method. And now next you see that this is the 50, which is the output of this method. Now let's say if you are not passing these arguments to the method. Okay, so now execute this file. You can see the first method call happened successfully, and this is returning what it is intended to do. That is, hey, welcome to the Ruby world, and it is just returned by calling this method. And now I define another method with two arguments, but I'm no passing no arguments here and just calling the method with name. Then it is raise an error. You can see here that wrong number of argument given 0, expected 2. So you can see, you clearly see here that your number is expecting two arguments, number 1, number 2, but you are passing no argument, 0 argument, so that's why it returning a argument error. Okay, so इससे हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने एक डिस्कशन किया था कि रूबी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और वो कभी भी कंपाइल्ड नहीं होगी, तो इस प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ तक हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मेथड को हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया और ना ही ये कोई रिसीव करेगी, तो यहाँ तक प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। बट इस मेथड को अपने एग्जीक्यूशन के लिए दो आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम कहाँ से हुई हमारे प्रोग्राम में? यहाँ से, बिकॉज वी हैव नॉट पास्ड एनी आर्गुमेंट हियर,
So this is just raising the argument error. Now you can clearly see. ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे, यू कैन सी num1, सॉरी, ओके, ये भी देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड। अब मैंने यहाँ पे पास किया num1 एंड num2, जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट है, लेकिन ये मेथड में जो इनको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स और ये होंगे एक्चुअल आर्गुमेंट्स। सो ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हम कोई भी नाम दे सकते हैं और वो हम यहीं पे डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे देखिए num1 एंड num2, इस मेथड के ऊपर मैंने num1 और num2 कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, तो दैट विल रेज द एरर अगेन, यू कैन सी। लेट मी सेव दिस, आई डिड नॉट सेव, सो प्रॉब्लम पुरानी वाली ही आई है। नाउ टेक दिस name error. Now you have seen here the name error, that undefined local variable or method num1. Why num1? Because यहाँ पर हमने num1 डिफाइन ही नहीं किया। नाउ लेट्स से अगर मैं यहाँ पे num1, और हाँ आप ये देख सकते हैं कि एरर में सिर्फ num1 आया है, जबकि num2 भी डिफाइन नहीं किया है। तो प्रोग्राम में हमें num2 की एरर क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रूबी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और वो वहीं पर एक्सेप्शन जनरेट करके प्रोग्राम क्विट करेगा जहां पर उसको पहली एरर दिखेगी। बट num2 में यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं प्रोग्राम, क्योंकि num1 ही उसको नहीं मिला। सो num2 हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेट डिफाइन num1 हियर एज 200. Okay, so now num1 has the value of 200, but num2 is not defined. Now execute this program. Now you can see here num2 is not exist here, so that's why this time the problem for num1, but last time दोनों नहीं थे, लेकिन प्रोग्राम num1 के बाद हॉल्ट हो गया था। अब num2 पे हॉल्ट इसलिए क्योंकि num1 उसको मिल रहा है यहाँ पर, so the program will reach till num1 सक्सेसफुली, बट num2 तक नहीं। और num2 में आप डायरेक्ट को वैल्यू फाइंड कर दीजिए, लेट्स से 300, and now execute this program. You will see the output 500. So it doesn't mean where you define the value or where from where you pass the your values, like after defining or directly you can pass. But if you have defined the criteria of receiving the number of arguments, then you must pass the actual number of arguments you are receiving here. अगर आपने ज्यादा पास कर दिए तो भी प्रॉब्लम आएगी आर्गुमेंट एरर की, कम पास की तो भी प्रॉब्लम आएगी। लेट्स से कम पास करके देखते हैं। हमने यहाँ पर कम नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास किए हैं, तो अब हमें एरर आएगी सेम आर्गुमेंट एरर, गिवन 1 एक्सपेक्टेड 2। सो दिस इज फ्यू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। लेट्स से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ 300 एंड दैट्स अगेन आई एम डिफाइनिंग हियर 400। नाउ दिस विल अगेन रेज द आर्गुमेंट एरर, बट दिस विल डिफाइन wrong number of argument given 3 expected 2। सो आर्गुमेंट जब भी हम पास करते हैं किसी मेथड को, तो हमें तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर कोई मेथड आर्गुमेंट रिसीव कर रही है तो हमें उसे आर्गुमेंट पास करके ही इन्वोक करना है। अब अगर हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो नंबर ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिसीविंग आर्गुमेंट्स। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप कम नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करोगे तो आपको आर्गुमेंट एरर आएगी कि आप एक्सपेक्टेड ज़्यादा थे, आपने पास कम किए। और अगर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर दिए तो भी आपको एरर आएगी कि एक्सपेक्टेड कम थे बट आपने पास ज़्यादा कर दिए। यू कैन सी हियर गिवन 1 एक्सपेक्टेड 2, गिवन 3 एक्सपेक्टेड 2। ओके, सो दीज आर द आर्गुमेंट एरर। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हमने देखा कि हमको यहाँ तक हमने देखा कि हम प्रोग्राम में हमारे वैल्यूज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से अभी इस प्रोग्राम को यहीं तक रहने देते हैं और इससे ज़्यादा अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, तो नाउ यू कैन, अब आप लोगों ने देख लिया कि हम यहाँ पर मेथड्स कैसे डिफाइन करेंगे। दिस इज द मेथड एंड दिस इज द मेथड इन्वोकेशन। ओके, अब हमने एक वेरिएबल टाइप की बात की थी कि लोकल वेरिएबल्स, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द रेस डेवलपमेंट और थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग। सो लोकल वेरिएबल जो कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी नंबर के अंदर डिफाइन होते हैं या किसी नंबर के किसी मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं या फिर किसी मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो दोज वेरिएबल्स आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स। अब जैसे आप नंबर 1 और नंबर 2 को इस मेथड के अंदर डिफाइन यूज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज नंबर 1 इज लिमिटेड इन स्कोप to this method only, which is calculate sum। okay, so ये लोकल वेरिएबल होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, अगर हम num2 को किसी और मेथड में यूज करें, जैसे लेट्स से def check scope and let's say define num2 here, puts num2, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम देगा ऑब्वियसली। और सॉरी, यहाँ पर एरर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ मेथड बनाई है, इस मेथड को कॉल नहीं किया है। लेट्स कॉल दिस मेथड अगेन। Now you can see name error again. Why it is? Because undefined local variable or method num2. So you can see that any variable you define inside the method and which is accessible into that method only, that is known as local variable, and local variable needs to be defined there. Now if you make this like num2 equal to 300 3000, sorry, and now if you call this, you can see the first print hello method call, checked scope call. So this is accessible in this method now because आपने यहाँ पर इसको explicitly define कर दिया है। Okay, so this is all about the methods. Although बहुत कुछ और भी है methods के बारे में explore करने के लिए, but यहाँ पर मैं brief में सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज रूबी से ज़्यादा टारगेट हमारा रील्स डेवलपमेंट है। या बट ऑब्वियसली इफ़ यू ट्राई योर सेल्फ, मतलब रूबी को आप अपने एंड पे ट्राई करते हो, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे। और उसके बाद हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी मेथड के थ्रू। इसको हटा देते हैं, नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्ट्रिंग कैसे इंटरपोलेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ना सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बल्कि किसी भी लैंग्वेज में। जैसे आप कल को अगर किसी फ्रंट एंड लैंग्वेज में जाते हो, जैसे रिएक्ट और एंगुलर जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स में जाते हो, नोड जेएस में जाते हो, या पीएचपी जावा कहीं पे भी काम करते हो, तो आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेट भी करना आनी चाहिए। तो नाउ वी विल सी string interpolation in our next lecture, which is very important topic, and we will use the same file for that. So let's end this lecture for now, and I will show you the string interpolation in the next lecture. Thank you guys, thank you very much.